Hello students, today I will teach you the sexual reproduction in plants, and this is a very complex process due to some complex structure present in the flowers like एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इसके अंदर जाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनका डायग्रामेटिक व्यू भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। एंड एग्ज़ाम में आपको क्या करना पड़ेगा, उनके डायग्राम्स को ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कुछ स्टूडेंट्स को बहुत टफ़ लगता है कि हम उसे कहाँ से स्टार्ट करें। अगर स्टार्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो फिर उनको जो नॉमेनक्लेचर करना होता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। वो नॉमेनक्लेचर भूल जाते हैं कि कौन सा एंड कहाँ पे होता है, वेयर इज़ चलाजल एंड वेयर इज़ द माइक्रोपाइलर एंड, ये सब उनको क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो चलो इस चैप्टर में हम सबसे पहले फ्लावर को पढ़ेंगे। फ्लावर के फिर हम पार्ट्स पढ़ेंगे, जैसे उसके 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ने के बाद हम इन चारों के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे कि बेसिकली ये होते क्या हैं, ठीक है, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। Then we will go through the deep study of the एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। तो चलते अपनी क्लास की तरफ एंड बी श्योर कि आपको जो भी डायग्राम्स बनाए जा रहे हैं वो आप उसको नोटबुक में उतार लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ड्राइंग जो है वो ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे आपको देखना होगा कि कहाँ से हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। साथ साथ उसका नॉमेनक्लेचर भी होता रहेगा, जिससे आपको याद रहेगा कि क्या कहते हैं, हम नॉमेनक्लेचर को भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है बायो में, मैंने जैसे भी पहले आपको बताया था कि बायो में हम जहाँ तक कोशिश हो सके हमें डायग्राम्स जो हैं वो इंक्लूड करने चाहिए। कभी कभी हम उसको लिख नहीं पाते, अपने वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो बायो में एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आप उसका ड्राइंग जो है या फिगर है वो साथ में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हम अपने क्लास की तरफ एंड फ्लावर चैप्टर को सबसे पहले स्टडी करेंगे, फ्लावर के बारे में, देन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को स्टडी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है ये कब पॉसिबल होता है। इट इज़ पॉसिबल ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम फ्लावर को क्या कहते हैं, फ्लावर को हम बोलते हैं कंडेंस शूट भी बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और वो सब एक छोटे से एरिया में एनक्लोज रहता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं फ्लावर, ठीक है। देखने में तो हमको बहुत ईजी लगता है, बहुत सुंदर लगता है, ठीक है, लेकिन जब इसको स्टडी करने बैठोगे ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। कितना कॉम्प्लेक्स है ये हम आगे के अभी लेक्चर में बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। So it is a very complex process. What is complex process? Sexual reproduction in plant is a very complex process in plant due to some complex structure, ठीक है, which is present in plant। and वो complex structure कौन सा होता है, फ्लावर होता है, ठीक है। क्यों complex structure होता है, इसके 4 parts होते हैं, ठीक है। एक होता है कैलिक्स, सेकेंड इज कोरोला, एंड्रोशियम जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट होता है। तो बेसिकली फ्लावर क्या होता है, थोड़ा सा हम फ्लावर के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड कंडेंस शूट, जैसा मैंने आपको बताया कि इसको हम कंडेंस शूट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ शूट सिस्टम, ठीक है। एंड कंडेंस्ड होता है बहुत सारे स्ट्रक्चर को लेके, इसलिए हम इसको मॉडिफाइड शूट बोलते हैं। बट कैसा शूट, कंडेंस शूट बोलते हैं। स्पेशलाइज टू कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ स्पेशल ऑर्गन फॉर कैरिंग आउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर एक ऐसा स्टडी होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं उसकी ग्रोइंग करते हैं, यानी उसका प्लांटिंग करते हैं एंड उनकी मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर इससे रिलेटेड होता है, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अभी बेसिकली बहुत नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत नॉर्मल सेक्शन चल रहा है। धीरे धीरे हम फ्लावर के क्या है अंदर जाते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं फ्लावर के पार्ट्स की तरफ। फ्लावर के मेन 4 पार्ट होते हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एक होता है, नीचे से शुरुआत करते हैं हम, इसको हम बोलते हैं कैलिक्स, दिस इज कैलिक्स एंड दिस इज कोरोला,
ठीक है। तो देखो दोनों के नाम ऑलमोस्ट सेम जैसे लगते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा कैलिक्स होता है कौन सा कोरोला होता है। तो याद करने का तरीका देखो, शर्ट का जो सबसे ऊपर का एरिया होता है वो क्या होता है, कॉलर होता है, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है प्लांट का, जो सबसे बाहर वाला एरिया होता है वो होता है कोरोला। एंड ये इसको कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, पेटल्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। आपने देखा होगा मैरीगोल्ड जो है ऑरेंज कलर का होगा, येलो कलर का होगा, ठीक है। रोज़ के पेटल्स आपको वाइट, येलो एंड पिंक कलर के भी दिखेंगे, ठीक है। एंड जो सबसे बाहर वाला लीफलेट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। एंड इट इज़ ऑलवेज ग्रीन इन कलर। ये जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है कैलिक्स, ठीक है। ये क्या करता है, एक तरह से जब फ्लावर जो क्लोज्ड होता है तो उसको ये एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाहर की तरफ से। एंड जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इनका फंक्शन ख़त्म हो जाता है, कैलिक्स एंड कोरोला का, ठीक है। फिर ये झड़ जाते हैं और जो ये अंदर के पार्ट होते हैं, मेन पार्ट एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को शो करते हैं। तो हम पढ़ेंगे अभी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, उससे पहले फ्लावर के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लावर्स में मैंने आपको भी सिर्फ 2 पार्ट बताए, कैलिक्स एंड कोरोला होता है। उसके बाद ये होता है फीमेल पार्ट जिसे हम बोलते हैं गायनोशियम, ठीक है। एंड दिस इज द मेल पार्ट जिसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम, ठीक है। फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव ड्रॉन ऑल दीज 4 स्ट्रक्चर्स हियर, ठीक है। दिस इज द सेपल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड कैलिक्स, इसको हम कैलिक्स बोलते हैं एंड कॉमन लैंग्वेज में इसको हम सेपल बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये आता है जिसे हम हिंदी में पंखुड़ियाँ बोलते हैं फ्लावर्स के, ये एरिया होता है कोरोला एंड इसे हम कॉमन लैंग्वेज में या कॉमन नेम इसका पेटल होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ये कलरफुल होते हैं। इनके अंदर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं। जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम एंड जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसे हम बोलते हैं गायनोशियम, ठीक है। एंड ये जो पूरा पार्ट होता है, ठीक है, गायनोशियम प्लस एंड्रोशियम प्लस कैलिक्स, एंड if we draw petal also तो it will become a flower, ठीक है। दिस इज अ longitudinal section of the flower and इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं, ठीक है। एक और आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, नीट में भी आया था, मैंने अभी आपको बताया सेपल एंड पेटल, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर आता है जिसे हम बोलते हैं टेपल, ठीक है। व्हाट इज टेपल, अभी आपको देखो अलग से दिख रहा है, कैलिक्स आपको ग्रीन कलर का दिखेगा, कोरोला आपको कलरफुल दिखेगा, बट इन सम फ्लावर्स वी कांट डिस्टिंग्विश विच वन इज कैलिक्स and which another one is corolla. तो when calyx and corolla cannot be differentiated तो उस structure को हम क्या बोल देते हैं, टेपल, ठीक है। when calyx and corolla can't be differentiated, तो ये तो मैंने आपको डायग्रामेटिक बता दिया कि पूरे फ्लावर में क्या क्या सेक्शंस होते हैं, ठीक है। उनके डायग्राम्स ड्रॉ करके आपको बता दिया है, ठीक है। आपको एग्जाम में ये डायग्राम तो ड्रॉ नहीं करना है, आपको अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर आ जाएगा तो आपको वो डायग्राम ड्रॉ करना है और ये बहुत इजी होता है, ठीक है। आपके लिए मैं एक बार इसको ड्रॉ करके भी दिखा भी देती हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। अब हम चलते हैं इसके मेन स्ट्रक्चर्स एंड्रोशियम एंड गायनोशियम के बारे में, बट एक बार मैं आपको डिटेल में डिफ्रेंशिएट करके लिखवा दूंगी कि व्हाट इज कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम।
के जो 4 मेन पॉइंट्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, ठीक है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को डीपली स्टडी करने में, ठीक है। तो जो मेन जो फर्स्ट आपके पार्ट हैं जो क्या करते हैं, फ्लावर का एनवेलप बनाते हैं, वो हैं कैलिक्स एंड कोरोला। तो कैलिक्स एंड कोरोला दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फ्लोरल एनवेलप बनाते हैं। एंड बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो कैलिक्स को बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं, कॉमन नेम इसका क्या होता है, सेपल होता है। ये आउटर मोस्ट बॉल ऑफ फ्लोरल पार्ट होता है, सबसे बाहर फ्लावर के आपको यही मिलेगा। इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट भी इसको कहते हैं, ये ग्रीन कलर का होता है। एंड इफ इट इज़ कलर्ड तो हम इसको पेटलॉइड बोलते हैं। एंड व्हेन फ्लावर्स ओपन इट फॉल इमीडिएटली, जब भी फ्लावर ओपन होता है तो ये बिल्कुल जल्दी सबसे पहले यही गिरता है फ्लोरल पार्ट में, ठीक। दूसरा जो आता है वो है कोरोला। कोरोला को हम पेटल बोलते हैं। इट अराइजेज इनर टू द कैलिक्स, ये जो कैलिक्स होता है, ठीक है, उसके अंदर ये हमको क्या मिलता है, ऐसे करके पेटल मिलता है रोज फ्लावर में, ठीक है। तो ये जो होता है ये कैलिक्स के अंदर होता है। इट अराइजेज इनर टू द कोरोला एंड इसको सेकेंड वॉल ऑफ फ्लोरल लीफ भी कहा जाता है। बेसिकली ये जो होता है ये हमेशा कलरफुल होता है, फ्रेगमेंटफुल भी होता है, जिसकी वजह से ये इंसेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कलरफुल एंड फ्रेगमेंटफुल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लावर हेल्प अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटर, मतलब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। पेटल एंड सेपल दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फ्लावर का फ्लोरल एनवेलप बनाते हैं। टेपल हम किसको बोलते हैं, जब आप सेपल एंड पेटल को डिस्टिंग्विश ना कर पाओ। सम टाइम पेटल इज़ नॉट ग्रीन इन कलर, दे बिकम कलरफुल, तो उस केस में हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि कौन सा पेटल है कौन सा सेपल है, तो हम उसको टेपल कह देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एंड्रोशियम की तरफ। एंड्रोशियम जो होता है ये मेल पार्ट होता है किसका, फ्लावर का, ठीक है। एंड एंड्रोशियम में आपको ये एन वर्ड दिख रहा है, इसी में क्या होता है, एंथर। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एंथर किसका पार्ट है या स्टिग्मा किसका पार्ट है, ठीक है। तो एंड्रोशियम के ही अंदर क्या होता है, एंथर होता है। ये किसके अंदर होता है, ये कोरोला के अंदर होता है। अभी मैंने आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करके ऐसे दिखाया था, ठीक है, तो उसके अंदर देखो मैंने मेल पार्ट एंड ऐसे करके फीमेल पार्ट को ड्रॉ करके दिखाया था, ठीक है। तो एंड्रोशियम जो होता है इट अराइजेस इनर टू द कोरोला, यानी जो पेटल्स होते हैं उसके अंदर होता है ये, ठीक है। और इसका अगर एक इंडिविजुअल एपरेटस अगर आप देखोगे तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। देखो स्टेमन कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं स्टेमन को, ठीक है। और ऊपर इसके बायलोब्ड स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है। ऐसे करके आपको बायलोब्ड स्ट्रक्चर बनाना है। ये पूरा सेक्शन जो होता है ये क्या कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। ये जो होता है इसको हम एंथर बोलते हैं। इसी के अंदर बेसिकली पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है। और पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि स्टेमन किसका पार्ट होता है, एंड्रोशियम का पार्ट होता है, गाइनोशियम का पार्ट होता है। तो देखो इसमें मैन छुपा हुआ है, ठीक है। मैन इज़ अ मस्कुलाइन वर्ड, ठीक है। तो जो मस्कुलाइन वर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है ये मेल पार्ट के अंदर आएगा। इसी तरीके से आपका गाइनोशियम होता है। गाइनोशियम जो होता है ये फ्लावर पार्ट का क्या होता है, फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ओवरी, जिसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। दूसरा जो उसका सबसे ऊपर जो बेस होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। एंड स्टिग्मा इज व्हाट, स्टिग्मा इज रिसेप्टिव ऑफ पॉलन ग्रेन। इस तरीके से मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। ये रहा पूरा गाइनोशियम है ये पूरा, ठीक है। इसके नीचे का पार्ट जो है वो ओवरी कहलाता है, ऊपर का पार्ट जो है ये स्टिग्मा कहलाता है। एंड यहीं पे पॉलन ग्रेन्स आके बैठते हैं, ठीक है। तो स्टिग्मा क्या होता है, इट इज़ अ रिसेप्टिव स्पॉट विच लॉजेस द पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन को क्या करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है जो जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, थोड़े समय के लिए सेटल रहते हैं। आफ्टर रिसेप्टिविटी इज एक्सेप्टेड, दोनों रिसेप्टिव हो जाते हैं, दोनों एक्सेप्ट हो जाते हैं, यानी स्टिग्मा कैपेबल हो जाता है पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने में, यानी दोनों में क्या हो जाता है, रिसेप्टिविटी कंसीव हो जाता है। तो क्या होता है, फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। थर्ड जो टॉपिक आता है वो है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, स्टिग्मा
एंड ओवरी के बीच का पार्ट होता है। यानी ये क्या करता है, स्टिग्मा को ओवरी से क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है स्टाइल, ठीक है। इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर, जैसे ये पॉलन ग्रेन बनाने में हेल्प करता है एंड्रोशियम का एंथर, उसी तरीके से गायनोशियम का जो ओवरी वाला पार्ट होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेगास्पोर प्रोड्यूस करता है। फिर उसका जो बाहर वाला पार्ट होता है, ओवरी जो होता है, वो फ्रूट बन जाता है एंड इसके अंदर जो ओव्यूल होता है वो क्या बन जाता है, फ्रूट का सीड बन जाता है, ठीक है। एंड बाहर वाला जो ओवरी पार्ट होता है वो क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। इसे हम डिटेल में आगे अभी पढ़ेंगे। तो ये आपके 4 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला में डिफरेंस आ सकता है तो आपको ये लिखना है, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम में डिफरेंस आता है तो आपको ये लिखना है। अब हम डीपली स्टडी करेंगे एंड्रोशियम के बारे में एंड गायनोशियम के बारे में। कैलिक्स कोरोला का काम यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब इसके और अंदर की स्टडी हम करेंगे, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एंड्रोशियम की स्टडी करेंगे एंड गायनोशियम की स्टडी करेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम देखेंगे किस तरीके से एंड्रोशियम एंड गायनोशियम जो है वो फर्टिलाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं। मेन स्ट्रक्चर यानी मेल गैमेटोफाइट के पास आ रहे हैं। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है बच्चों, एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम जो है उसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। हम अभी स्टेमन को पूरा डिटेल में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फिर हम माइक्रोस्पोरेंजियम को पढ़ेंगे, फिर पॉलन ग्रेन्स को पढ़ेंगे, तब जाके हमारा पूरा मेल गैमेटोफाइट कंप्लीट होगा। फर्टिलाइजेशन होने से पहले हमें गैमेटोफाइट के बारे में समझना ज़रूरी है और इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स तो आएंगे ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेमन को पढ़ते हैं बच्चों। स्टेमन होता क्या है, स्टेमन क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये जो है ये स्टेमन है। इसके बारे में मैं आपको यहाँ से डिक्टेट करती हूँ, ठीक है। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, जो थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम फिलामेंट बोलते हैं, और ऊपर का जो ये स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं एंथर, ठीक है। तो फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट इज़ अ लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक। ये एक लंबा और स्लेंडर एक स्टॉक होता है, ठीक है। बहुत सॉफ्ट होता है ये फ्लावर्स में, एंड इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, ठीक है, ये वाला जो एंड होता है, ये वाला एंड जो होता है ये फ्लावर का जो मेन बेस थैलेमस होता है उससे अटैच्ड होता है ये, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। नेक्स्ट वन, इसका जो पार्ट आता है ऊपर का टर्मिनल पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम एंथर बोलते हैं। एंड ये जो होता है ये क्या होता है, टर्मिनल बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, किसका, पूरे स्टेमन का। ये एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर, आपको देखो यहाँ पे 2 लोब दिख रहे हैं, एक ये और दूसरा ये वाला लोब। एंड ईच लोब में पार्टीशन होता है जिसे हम थीका बोलते हैं। तो ईच लोब हैविंग 2 थीका, दैट इज ईच लोब इज डायथीकस। इसके 2 पार्ट्स होते हैं हर लोब में भी, तो ये एक डायथीकस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा ये स्टेमन का जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है। बहुत इजी है ड्रॉ करना भी, तो मैं इसे ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगी, बट इस पार्ट को मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी। पहले समझा दूँ फिर मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में इसे ड्रॉ करना है, और बहुत ईजी है ये डायग्राम, ठीक है। तो जब भी आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए कि टिपिकल स्टेमन का डायग्राम ड्रॉ करना है, तो आपको सिर्फ स्टेमन ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। एंड जब आपके पास क्वेश्चन आएगा यू हैव टू ड्रॉ 3D सेक्शन ऑफ एंथर, एंथर का 3D सेक्शन आपको ड्रॉ करना है, तो आपको ये ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अब देखो 3D सेक्शन ऑफ एंथर होता क्या है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज द, व्हाट इज दिस इज द एंथर, ये एंथर है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया है, ऐसे कट कर दिया है, ब्लेड से ऐसे मैंने इसको कट किया है, ठीक है। सपोज ये एंथर है तो मैं इसको ऐसे कट कर दे रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से इसको कट करना है। कट करने के बाद माइक्रोस्कोप में जो इसका मेन स्ट्रक्चर आएगा वो ये है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, यही है माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसे हम सेकंड टॉपिक में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, जिसे हम बेसिकली पॉलन सैक बोलते हैं। अभी हम यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि इस पूरे स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। एंड ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है
जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं, इसको हम पॉलन सैक बोलते हैं या माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डॉट डॉट आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये पॉलन ग्रेन्स हैं। एंड जब माइक्रोस्पोरेंजियम एकदम मेच्योर हो जाता है, ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशन, तो ये क्या होता है, डिहेंस हो जाता है माइक्रोस्पोर। एंड जितने भी पॉलन ग्रेन्स हैं ये क्या होता है, लाइन ऑफ डिहेंस से नीचे आ जाएगा, यानी क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से झड़ जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स बाहर दिखने लगेंगे, एंथर के ऊपर आपको पॉलन ग्रेन्स दिखने लग जाएंगे आफ्टर द डिहेंस टेक्स प्लेस, जब डिहेंस टेक्स प्लेस हो जाएगा। तो बेसिकली ये आप स्ट्रक्चर सामने देख रहे हो, इसका पहले हम नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, फिर मैं इसको ड्रॉ करना भी सिखाऊंगी, ठीक है। ये होता है पॉलन सैक, ठीक है। पॉलन सैक के अंदर होंगे पॉलन ग्रेन्स, और जहाँ से पॉलन ग्रेन गिरते हैं, बाहर निकलते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डिहेसेंस। एंड ये आपका पॉलन ग्रेन हो गया, और पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, 3D सेक्शन ऑफ एंथर है, ठीक है। अब आपको एग्जाम में से ड्रॉ कैसे करना है, देखो बहुत इजी तरीका है इसको ड्रॉ करने का, ठीक है। आपको सबसे पहले छोटी क्लासेस में आपने बटरफ्लाई ड्रॉ किया होगा, ठीक है, तो यू हैव टू ड्रॉ बटरफ्लाई एट फर्स्ट। देखो इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है, इसके टिप को शार्प नहीं रखना ज़्यादा। फिर आपको नीचे वाला एरिया थोड़ा श्रिंक बनाना होगा ऐसे करके, ठीक है। ये बनाने के बाद आपको इसको ऐसे करके आउटलाइन देना होगा, पेंसिल से बहुत अच्छा बनेगा। इसको हम बोलते हैं, मैंने बोला था ना कि मैं साथ साथ में नॉमेनक्लेचर भी करवाती रहूँगी, तो ये वाला जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं पॉलन सैक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को ऐसे इससे ज्वाइन कर देना है, और एक लाइन से इधर आपको ऐसे लोब बना देना है। ये लोब बनाने के बाद आप क्या बना रहे हो, फिलामेंट का ये स्टॉक बना रहे हो। ये आपने बना दिया, ये आपका 3D सेक्शन ऑफ बन गया है क्या, एंथर, ठीक है। अब आपको लाइन ऑफ डिहेसेंस रह गया, वो बनाना है आपको, ठीक है। तो लाइन ऑफ डिहेसेंस में क्या करना है, आपको ये लाइन जोड़नी नहीं है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन निकालना है और इसको यहाँ इससे जोड़ देना है, ऐसे कर देना, और यहाँ पे आपको एक गैप दिखाना है ऐसे करके, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे ये जो गैप दिखाना है आपको, ये ऐसे इसको जोड़ देना है। फिर इसके अंदर आप माइक्रोस्पोर्स को ऐसे छोटा छोटा डॉट 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 ड्रॉ कर देना, ठीक है। और कुछ माइक्रोस्पोर्स को यहाँ पर आप दिखा सकते हो। अब आपका ये नॉमेनक्लेचर शुरू होता है, इसको आप बोलोगे फिलामेंट, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, व्हाट इज दिस, दिस इज लोब, ठीक है। ये जो है ये क्या है, दिस इज पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन जिस बाइफर्केशन से निकलता है, ठीक है, जब माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर हो गया और डिहेंस हो गया, फूट गया, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, लाइन ऑफ डिहेंस, ठीक है। तो ये डायग्राम कवर हो जाता है 3D कट ऑफ एंड एंथर, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में आता है और आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम डायग्राम्स को तो याद कर लेते हैं, बट ये फिगर किसका है वो याद नहीं करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एग्ज़ाम में ये नाम आता है, ना कि फिगर आता है कि कौन सा फिगर ड्रॉ करना है। तो इन फिगर के नीचे जो मेन कैप्शन लिखा होता है, ये जो लाइन लिखी होती है, उसको आप ज़रूर पढ़ा करो। टिपिकल स्टेमन आता है तो आपको ये ड्रॉ करना है, 3D कट ऑफ एंथर आता है तो आपको ये करना है। तो आपका स्टेमन जो है वो पूरा कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम आता है, अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम को स्टडी करेंगे। हमारी ये मतलब ये जो बटरफ्लाई वाला स्ट्रक्चर है, ये अब हम इसको पढ़ेंगे। तो जो सेकेंड मेल गैमेटोफाइट है वो है माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इनके जो डायग्राम्स हैं ये A, B एंड C एग्ज़ाम में आते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम होता क्या है, इट इज़ अ पार्ट
ठीक है, किसका पार्ट होता है, मेल गैमेटोफाइट का ये पार्ट होता है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द एंथर। इट्स सराउंडेड बाय द 4 लेयर्स, इसमें 4 लेयर्स होती है। कौन कौन सी, एक ये बाहर वाला एपिडर्मिस, फिर उसके बाद सेकेंड लेयर आता है मिडल लेयर, फिर इसका सबसे अंदर वाला लेयर आता है टेप्टम, और होता है एक एंडोथीशियम। ठीक है, ये 4 लेयर्स होते हैं इसमें। एपिडर्मिस जो होता है ये सबसे बाहर का लेयर होता है। ठीक है, और सेकंड जो है एंडोथीशियम, ये क्या होता है, अंदर का लेयर होता है, और ये क्या करता है, एपिडर्मिस के जो अंदर नेक्स्ट आता है वो लेयर होता है, ये क्या करता है, इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि जब तक फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है एंथर को। तो अभी जो मैंने आपको डीहेसेंस दिखाया था कि मैच्योर होने पर माइक्रोस्पोरेंजियम जब मैच्योर हो जाता है, पॉलन सेक जब मैच्योर हो जाता है तो किस तरीके से वो फट जाता है, उसे डीहेसेंस बोलते हैं। तो डीहेसेंस को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है जब तक कि फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता। ठीक है, एंड जैसे ही फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये क्या करेगा, डीहेसेंस को प्रमोट करेगा, एंड वहाँ से फिर पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो जनरली एंडोथीशियम इज़ व्हाट, इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर and it is the second innermost layer of the microsporangium, and it help in dehiscence of microsporangium to release pollen grains from the anther. थर्ड वन लेयर जो आता है आपका वो है मिडल लेयर। ठीक है, और सबसे इनर जो लेयर होता है वो होता है बच्चों टेप्टम। टेप्टम का आपके उसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेप्टम लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो आपको ये लिखना है कि जितने भी अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं ना, मतलब माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर से फिर पॉलन ग्रेन बनता है, तो जितने भी अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं ना उनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, वो टेप्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये 4 लेयर हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के, इनके मैंने फंक्शंस यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब 3 माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे हैं। ठीक है, ये जो है दिस इज द टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। आपने ऐसे कट करके फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देख रहे हो तो ये आपको चारों की चारों लेयर्स दिखेंगी। ठीक है, मैंने बता दिया बाहर वाला सबसे एपिडर्मिस है, फिर ये एंडोथीशियम। ठीक है, अंदर वाला कनेक्टिव है, सबसे अंदर आपको क्या दिख रहा है, एंडोथीशियम दिख रहा है, एंड सबसे अंदर की जो लेयर है वो है टेप्टम। वो इसके अंदर जो भी माइक्रोस्पोर सेल्स बनते हैं उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी सेक्शन को मैंने एनलार्ज करके यहाँ पे बनाया है। ठीक है, आप इसको और ज़्यादा एनलार्ज करके जब देखोगे तो आपको सेल्स दिखाई देंगे लेयर्स के। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस लेयर है, कुछ नहीं है, इसी का लार्ज सेक्शन है ये। फिर एंडोथीशियम इसके अंदर वाला लेयर। ठीक है, इन दोनों के बीच का लेयर जो होता है वो मिडल होता है, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम के बीच का लेयर। अंदर जो आपको ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल वो सेल्स होते हैं जो माइक्रोस्पोर बनाते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा माइक्रोस्पोर, फिर माइक्रोस्पोर बनाएगा पॉलन ग्रेन। इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पढ़ेंगे अभी हम। और इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोगैमीटोजेनेसिस। ठीक है, इसे हम अभी आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम किया, बहुत इजी डायग्राम है, इसको ड्रॉ करना। फिर आपका जो बी आ रहा है वो ये क्या है, एनलार्ज्ड व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। एंड सी आपको क्या दिखा रहा है, सी आपको दिखा रहा है डीहेसेंस ऑफ मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम। जब माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर हो गया है तो उसका डीहेसेंस दिखा रहा है और पॉलन ग्रेन्स
निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 डायग्राम्स आपके रिलेटेड टू माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, एनलार्ज व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड डीहेसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम ये है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम की स्टडी करने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स जनरेट होते हैं वो जो है वो एक प्रोसेस की वजह से जनरेट होते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में इसकी डेफिनेशन आती है एंड इसका प्रोसेस भी पूछा जाता है विद डायग्राम। ठीक है, डायग्राम हम आगे इसका ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ये कैसा प्रोसेस होता है, इसका फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर कहाँ पे, इनसाइड अ माइक्रोस्पोरेंजियम थ्रू द मियोटिक डिवीजन। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं इनसाइड अ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मियोटिक डिवीजन के थ्रू वो बनता है। ठीक है, तो जब वो बन जाता है तो वो होता क्या है, ये क्या होता है, माइक्रोस्पोर एक हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो पेरेंट से अब हाफ हो जाएगी, यानी हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे एंड बहुत छोटे छोटे इस तरीके के ये माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, विच इज़ प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज अमाउंट बाय द मियोसिस प्रोसेस। कहाँ पर, इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल में ये बन जाते हैं। ठीक है, बनते हैं किसके अंदर, एंथर के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो एंथर के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि इसमें 2 टाइप्स के सेल होते हैं। ठीक है, ये जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि एंथर के अंदर जो है वो 2 टाइप ऑफ सेल होते हैं। एक होता है रिप्रोडक्टिव सेल, वही क्या करता है, पीएमसी जनरेट करता है। ठीक है, पॉलन मदर सेल बनाता है और यही पॉलन मदर सेल फिर क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर्स बनाता है बहुत सारे, जो क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, हैप्लॉइड इन स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सेल तो क्या बना देता है, माइक्रोस्पोर बनाता है। ठीक है, इन द पीएमसी पॉलन मदर सेल में। और जैसे जैसे एंथर मैच्योर हो जाता है, ठीक है, एंथर जैसे जैसे मैच्योर होगा तो वो डिहाइड्रेट होगा, उसके अंदर जो पानी की क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। जैसे वो डिहाइड्रेट होगा तो जितने भी माइक्रोस्पोर्स हैं वो आपस में क्या होंगे, डिसोसिएट होने की कोशिश करेंगे और फिर वो टेट्राड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर हैं अब वो क्या बन जाएंगे, टेट्राड के फॉर्म में डिवाइड हो जाएंगे एंड दे विल फाइनली डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। तो बेसिकली अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में अभी कुछ ज़्यादा हमने प्रोसेस नहीं पढ़ा, हमने यही पढ़ा है कि एक तो डेफिनेशन पढ़ा कि वो होता क्या है। ठीक है, माइक्रोस्पोर जनरेट कौन करता है, पॉलन मदर सेल पीएमसी। कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसमें, मियोसिस डिवीजन इन्वॉल्व होता है। उसके बाद जो रिजल्टिंग माइक्रोस्पोर होता है वो होता क्या है, वो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, और जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है जितने भी माइक्रोस्पोर्स हैं वो एक दूसरे से डिसोसिएट होकर टेट्राड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट जर्नी है, कहाँ से किसकी, माइक्रोस्पोर की जर्नी है। ये जो माइक्रोस्पोर अभी थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बना, वो माइक्रोस्पोर कैसे पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है, ये जर्नी अब हमें पढ़नी है और इसमें आपका डायग्राम भी इंक्लूड होगा। तो पहले के प्रोसेस में जो माइक्रोस्पोर बन गया है, अब वो माइक्रोस्पोर जो है वो पॉलन ग्रेन बनेगा, उसकी जर्नी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोगेमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो पॉलन ग्रेन में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो माइक्रोस्पोर है वो एक्सपेंड होगा एंड इट विल फॉर्म लार्ज वैक्यूल। जैसे ही वो वैक्यूल बनाएगा तो ये जो न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन पे था, इट विल मूव असाइड, ये थोड़ा साइड में आ जाएगा। जब ये हो जाएगा तो माइटोसिस विल टेक्स प्लेस, क्योंकि माइक्रोस्पोर अब डिवाइड होगा इनटू 2 पार्ट्स, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। तो ये जो है ये अभी भी वैक्यूल है। ठीक है, माइटोसिस 1 इसमें होना शुरू हो जाएगा, इसमें किसमें, माइक्रोस्पोर में। जब माइटोसिस 1 शुरू होगा तो ये जो माइक्रोस्पोर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा।
जो बड़ा वाला पार्ट है उसको हम वेजिटेटिव सेल बोलेंगे एंड जो छोटा पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल बोलेंगे। और जो बड़ा वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल की खास बात होती है कि इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट एंड रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, किस लिए होता है, इट इज़ बिकॉज इट इज़ यूज्ड अप बाय द जनरेटिव सेल। व्हेन इट इज़ कंप्लीटली यूज्ड अप बाय द जनरेटिव सेल जनरेटिंग द मेल गैमेट, तो वेजिटेटिव सेल विल बी डिसअपियर, वेजिटेटिव सेल इसमें से डिसअपियर हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट आपको यही पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा है कि माइटोसिस टेक्स प्लेस विच रिजल्ट इनटू अ लार्ज वेजिटेटिव सेल विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट एंड रिजर्व फूड मटेरियल। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो पॉलन ग्रेन है उसका इस्तेमाल वेस्टर्न कंट्री में बहुत सारे एथलीट्स जो हैं वो एज अ टैबलेट उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो इसका एक कमर्शियल यूज़ यही है पॉलन ग्रेन का कि इट इज़ यूज्ड बाय द एथलीट्स फॉर गेनिंग एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट एंड रिजर्व फूड भी होता है पॉलन ग्रेन्स में। ठीक है, और जो दूसरा स्मॉल पार्ट होता है उसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं एंड इट बेथ इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमें ये कहता है कि ये जो वेजिटेटिव सेल है इट इज़ फाइनली एनगल्फ्ड बाय द जनरेटिव सेल, यानी वेजिटेटिव सेल जो है वो पूरा का पूरा यूज्ड अप कर लिया जाता है जनरेटिव सेल के द्वारा बाय द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट बनाने के लिए जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल को पूरा यूज जब कर लेगा, ठीक है, तो उसके बाद माइटोसिस 2 का प्रोसेस होगा एंड माइटोसिस 2 में फिर से जो ये जनरेटिव सेल है ना ये स्प्लिट होगा, डिवाइड होगा एंड 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा एंड फाइनली हमारे पास ये जो पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन ऐसे बन जाएगा। तो ये एक जर्नी थी माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनता कैसे है। ठीक है, दिस इज़ द पॉलन ट्यूब। मैंने आपको यहाँ पे शो किया है कि जो एक पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर है इन द 2 सेल स्टेज, तो वहाँ पे एक जर्म पोर होता है जनरेटिव सेल में। यही जर्म पोर जो है बाद में पॉलन ट्यूब बनाता है। कब बनाएगा, व्हेन इट इज़ केप्ट इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट। जब उसको सन एक्सपोजर मिलेगा तो उसका पॉलन जो है ट्यूब वो निकलेगा थ्रू द जर्म पोर। फिर इसकी 2 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं एंड इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पॉलन ग्रेन के जो 2 लेयर्स होते हैं। ठीक है, आगे पॉलन ग्रेन के कुछ फीचर्स आएंगे, वो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरूर करना है। तो पॉलन ग्रेन के भी कुछ फीचर्स आएंगे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो आउटर लेयर होता है उसे हम एक्साइन बोलते हैं। इट इज़ प्रोटेक्टिव इन लेयर। ठीक है, एंड ये क्या करता है, जो पॉलन ग्रेन होता है उसको रेजिस्टेंस बनाए रखता है अगेंस्ट द एनी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्ट्रेस। और ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। ठीक है, और ये पैक्टिन का बना होता है। आगे के जो टॉपिक है पॉलन ग्रेन में उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। टोटल 7 फीचर्स हैं। ये है, एक तो पहले इसका शेप आता है कि जनरली जो होते हैं ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं, जिसमें इनका डायमीटर जो होता है वो 25 to 30 mm होता है। और इसमें कितने होते हैं, 2 लेयर्स होते हैं, एक एक्साइन लेयर होता है और एक इंटाइन लेयर होता है। जो एक्साइन लेयर होता है, ठीक है, ये सबसे बाहर का लेयर होता है पॉलन ग्रेन का और ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। ठीक है, इसकी खास बात क्या होती है, इट इज़ रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। ठीक है, प्लांट जो है वो हाई टेम्परेचर पे भी विदस्टैंड करते हैं, हम उसको ना कोई शेडो देते हैं। ठीक है, एंड कोई बहुत ही कोल्ड वेदर आ जाएगा, ठीक है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो इनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, पॉलन ग्रेन को। उसका जो आउटर लेयर होता है उसके अंदर ये जो केमिकल प्रेजेंट होता है स्पोरोपोलिनिन, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड इंटाइन जो होता है वो पॉलन ग्रेन का इनर लेयर होता है और इसमें जो चीफली कौन से 2 कंपोनेंट होते हैं, सेलुलोज और पैक्टिन, यानी पैक्टिन और सेलुलोज का बना होता है इंटाइन। ये एग्जाम में आता है, इसको जरूर कर लेना, एक्साइन और इंटाइन। 4th प्रॉपर्टी ये कहता है कि जनरली जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज में ही क्या करते हैं, शेड ऑफ कर जाते हैं। यानी 60% जितने भी एंजियोस्पर्म हैं यानी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो अपने पॉलन ग्रेन्स को क्या करते हैं, 2 सेल्ड स्टेज पे ही क्या करते हैं, शेड कर देते हैं। 5th प्रॉपर्टी ये कहता है कि इसके अंदर एक जर्म पोर होता है फॉर द जर्मिनेशन। सपोज वो स्टिग्मा में ऐसे करके क्या हुआ, गिर गया। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर अगर पॉलन ग्रेन गिर गया, अगर उसको सनलाइट मिलेगा
तो क्या करेगा, थ्रू द जर्म पोर इट विल जनरेट द पॉलन ट्यूब, वो पॉलन ट्यूब जनरेट करेगा और फिर क्या करेगा, ओवरी की तरफ वो जाएगा, ठीक है। एंड इट कैन स्टोर फॉर ईयर्स इन द लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसको स्टोर करके भी रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है। ज़्यादातर ये रिसर्च इंडस्ट्री के लिए होता है, रिसर्चर्स वगैरह बहुत सारे एंशिएंट पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। लास्ट का जो 7th प्रॉपर्टी वो ये कहता है कि कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जिससे सीवियर एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। जब विंड वाला सीज़न आता है, लाइक सितंबर अक्टूबर का जो सीज़न होता है, ठीक है, एंड मार्च का जो सीज़न होता है, उस टाइम पे बहुत हवा चलती है, तो जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है उनको इसी वजह से एलर्जी होती है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, जो पॉलेंस होते हैं जो विंड से क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, वो पॉलन ग्रेन्स उस टाइम पे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर वो उनको इनहेल कर लेते हैं तो उनको एलर्जी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, उन्हें ब्रोंकियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें कफिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, विच फाइनली लीड्स टू अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अगेंस्ट द पॉलन ग्रेन, तो उनको क्या होता है, ब्रोंकियल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इट कैन कॉज सम डिजीज़ ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो मेल गैमीटोफाइट है वो पूरा फिनिश हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में फीमेल गैमीटोफाइट को डिटेल में स्टडी करेंगे।